हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। तो थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर गिरावट आई और आप परेशान हो गए होगे कि अचानक ये क्या हुआ। दो रीज़न है। दो रीज़न ये कि भाई जो एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा बेयरिश साउंड किया जेरेमी पावल के। शायद जनवरी के अंदर जो रेट कट एक्सपेक्टेड है शायद वो ना हो। तो थोड़ा-सा ये सिग्नल मार्केट को लगा कि यार ये ना मतलब हो सकता है कि रेट कट ना हो जनवरी में, और हो सकता है कि जितने रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर 2025 में उतने ना हो। उसका एक खास कारण ये भी है, देखो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस जॉइन करना है। उसकी क्या पॉलिसीज़ रहती है और वो कैसे फेडरल रिज़र्व के साथ मिलके काम करता है, एक तो ये देखने वाला होगा। तो एक तो उसने पूरे पत्ते नहीं खोले। एक बहुत न्यूट्रल सा स्टांस लिया और एक सिग्नल दिया कि शायद रेट कट ना हो। क्योंकि इन्फ्लेशन को रोकना भी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, चेक में रखना, ये भी एक प्रायोरिटी है। जिसको लेके ऑब्वियसली मार्केट ने मार्केट में कभी भी चीज़ें उस दिन नहीं होती जब होती हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि जनवरी में जब रेट कट नहीं होगा तो मार्केट के अंदर लोग कहेंगे अच्छा रेट कट नहीं हुआ अब मैं डंप करूँगा, नहीं। मार्केट के अंदर हमेशा पहले से चीज़ें प्राइस्ड इन होती हैं। जैसे अभी रेट कट उन्होंने अनाउंस किया कि 25 बेसिस पॉइंट का। तो ऐसा नहीं, मार्केट ने पहले से उसको प्राइसिंग किया हुआ होता है चीज़ों को। तो सिमिलरली जनवरी में अगर रेट कट नहीं होगा, तो वो अभी से प्राइस इन हो गया और वो हो गया कल, अगर आपने देखा हो। दूसरी चीज़ ये कि एक क्वेश्चन था जिसको मैं अभी कवर करूँगा, कि जहाँ पूछा गया जेरेमी पावल से कि क्या बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट होगा? क्या फेडरल रिज़र्व बिटकॉइन को बाय करके अपने रिज़र्व में रखेगा एज़ अ एसेट? तो इस पे भी उन्होंने कुछ जवाब दिया जिसको मैं अभी वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले लेकिन थोड़ी-सी कुछ बुलिश चीज़ों को कवर करते हैं। आप इसको देख रहे हो, जो अ अगर आप इस ग्राफ को देखो कि गोल्ड को 2005 से 2024 19 साल लगे, जो ब्लैक रॉक का गोल्ड ईटीएफ था 33 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के लिए। और बिटकॉइन का जो ब्लैक रॉक का जो आप ये देख रहे हो कि जो ईटीएफ है, ब्लैक रॉक का ईटीएफ जो बिटकॉइन का है, वो आप देखो कि जनवरी से अभी पूरा साल गुजरा नहीं है, लेस देन 12 मंथ्स के अंदर 57 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो ब्लैक रॉक का एसेट अंडर मैनेजमेंट 57.8 बिलियन बिटकॉइन का हो गया, और गोल्ड का 33 बिलियन है, लेकिन गोल्ड को 20 साल लगे 33 बिलियन पहुंचने में, और इसको 11 महीने। अब इसको आप क्या कहोगे? एग्ज़ैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि सदियों लगते हैं कि चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन जब हो जाती हैं, जैसे अब बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। अचानक बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस बढ़ते ही अब आप देख रहे हो कि बिटकॉइन कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आपको समय नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि समय मिलेगा, देखेंगे आगे क्या होगा, आपको समय नहीं मिलने वाला है। बस मैं यही कहूँगा कि आपको ऐसी खबरें देख के या मेरी बात सुन के फोमो नहीं करना, लेकिन एसआईपी तो शुरू कर ही सकते हो एक छोटे अमाउंट से, ताकि आपका कभी बेयर मार्केट भी आए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रेगुलर बेसिस पे एक छोटी एक डिस्पोजेबल इनकम की शुरुआत कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने पूरा ऑल इन हो जाओ इस वक़्त, घुस जाओ मार्केट के अंदर सब कुछ दाँव पे लगा के, नहीं, नहीं। सीन ये है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलके मैं पूछता हूँ कि भाई कैसा चल रहा है? शुरू करा? हाँ, सोच रहे हैं। तो वो 3 साल पहले भी सोच रहा था, 2 साल पहले भी सोच रहा था। सोच देने से कुछ नहीं होगा, राइट? अगर आप देखो यहाँ पे जेरेमी पावल क्या जो मैं बात बोल रहा था, उस वीडियो को कवर करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर आप देखो 2 दिसंबर से ईटीएफ बिटकॉइन के अंदर जो ईटीएफ्स हैं, ज़रा उनकी कंटिन्यूअसली बाइंग देखो। जब आप पैनिक कर रहे हो तो वो और बाय कर रहे हैं। जैसे 18 दिसंबर को 275 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन के अंदर एंटर किया। आप 17 दिसंबर को देखो 493 मिलियन यूएस डॉलर। आप 2 तारीख से देखो कंटिन्यूअसली बिटकॉइन के अंदर बाइंग हो रही है, कंटिन्यूअसली। ठीक है? सो ये दर्शाता है कि बिटकॉइन की कंटिन्यूअसली बाइंग हो रही है, और अगर हम इथेरियम के ईटीएफ में देखें तो उधर भी कंटिन्यूअसली 2 दिसंबर से बाइंग हो रही है। हाँ, उतनी नहीं हो रही जितनी बिटकॉइन के अंदर, लेकिन इथेरियम के अंदर भी पैसा फ्लो इन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे फेडरल रिज़र्व के इसको देखो, ये वीडियो आप देख सकते हो मेरे ट्विटर पे जाके। यहाँ पे फेडरल रिज़र्व ने कहा है कि वो बिटकॉइन को नहीं बाय कर सकते, ना कोई ऐसा लॉ है, ये काम कांग्रेस का है। तो अगर कोई कांग्रेस के अंदर डिसीजन होता है देन ओनली दैट दैट कैन हैपन, बट फेडरल रिज़र्व का कोई
या कोई ऐसी इंटेंट नहीं है बिटकॉइन को बाय करने की एज़ ऑफ टुडे। तो ठीक कह रहे हैं वो। भई कांग्रेस के अंदर जब जो कांग्रेस के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब वो ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा ना कि हाँ, बिटकॉइन को बाय करना है कि नहीं करना। आर्थर हेज़ अब वहाँ पे जो बड़े-बड़े आर्थर हेज़ जो है वो बिटमैक्स के को-फाउंडर और फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं। काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है। आर्थर हेज़ का ये कहना है कि भाई यूएस को ये कह रहे हैं कि सजेशन दे रहे हैं और ऐसे-ऐसे सजेशन आने लग गए हैं और ये बड़े खतरनाक सजेशन है। इसमें ये कि भाई गोल्ड को आप सेल करो, गोल्ड को डीवैल्यू करो और गोल्ड से जो पैसा डीवैल्यू करके बनता है, जो आता है आपके पास, आप उससे बिटकॉइन बाय करो। तो बेसिकली अब ये इनका ये कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया को पहले अमेरिका ने दिखाया कि गोल्ड को रिज़र्व एसेट बनाया, पूरी दुनिया ने गोल्ड के पीछे भागी। अब वो कह रहे हैं जब पूरी दुनिया गोल्ड के पीछे भाग रही है, ब्रिक्स नेशन गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, उनको गोल्ड एक्यूमुलेट करने दो, आप गोल्ड को डिवैल्यू कर दो, गोल्ड से जो पैसा आता है उसको बिटकॉइन जितना भी हो बाय कर लो। बाकी लोग फिर बाकी बिटकॉइन के पीछे भागेंगे तो वो आप ही को हेल्प करेंगे क्योंकि आप पहले एक्यूमुलेट कर चुके होगे। बाकी कंट्रीज़ जब बिटकॉइन के पीछे भागेंगी तो आपका ही जो स्टैश है बिटकॉइन की जो एक्यूमुलेटेड आपके पास होंगे उसकी प्राइस और बढ़ जाएगा। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात कर रहा है। तो अब ये बहुत सारे सजेशंस आने लग गए हैं। ये माइकल सेलर ने भी सजेशन दिया पीछे एक वीडियो के अंदर के यूएस गवर्नमेंट को गोल्ड सेल कर देना चाहिए। सेल करके जो पैसा है उसे बिटकॉइन बाय कर लेना चाहिए। माइक्रो स्ट्रैटेजी एक और रीज़न है बेयरिश मार्केट का थोड़ा-सा जो करेक्शन है ये, उसमें एक और रीज़न ये भी है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी हो सकता है अभी कुछ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अभी अलाउ ना किया जाए। जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर वो बिटकॉइन अपने शेयर्स इश्यू कर सके या फंड रेज़ कर सके। क्योंकि एक मार्केट के अंदर एक र्यूमर है कि एसईसी या रेगुलेटर जंप इन कर सकता है कि कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पहले से तो नहीं होती, सब कुछ ठीक से हो रहा है। तो एक ब्लैकआउट पीरियड का मतलब ये होता है कि एक थोड़ी देर के लिए होल्ड करना कि भाई इन इस पीरियड तक तुम कोई भी नया कन्वर्टिबल नोट या कोई नए शेयर्स या स्टॉक स्प्लिट कुछ नहीं करोगे। लेट अस सी दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके। सो इसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट है कि अरे यार अब तो माइकल सेलर भी नहीं खरीदेगा कुछ दिन, तो फिर क्या होगा बिटकॉइन का? जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन की एक ऑर्गेनिक डिमांड ऑलरेडी है, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्लैक रॉक जैसी जो कंपनीज़ हैं, वो इतने बड़े-बड़े जो फंड्स हैं, वो बिटकॉइन के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोज़। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छा है, 3 मिनट का। मैं इसको यहाँ चला नहीं रहा हूँ, बट आप इस वीडियो को देखो, ये ब्लैक रॉक चला रहा है। मतलब ये किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो नहीं है। अब ब्लैक रॉक ही इन्फ्लुएंसर का काम कर रहा है। तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे टॉप 5 प्रेडिक्शंस दी गई हैं बिटकॉइन को लेके। तो सबसे पहली प्रेडिक्शन यहाँ पे ये दी है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है, वो बिटकॉइन के आगे अपने घुटने टेक देगी। क्योंकि होगा ये कि जो बिटकॉइन बैक्ड जो लोन्स हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको एक छोटा-सा यहाँ एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। देखो सपोज़ करो कि एक शख्स है, उसकी न्यूयॉर्क के अंदर एक दुकान है। और एक शख्स है उसकी नाइजीरिया की जो कैपिटल है और या अफ्रीका का कोई भी देश पकड़ लो उसकी कैपिटल के अंदर बहुत ही प्राइम लोकेशन पे एक दुकान है। दोनों दुकान तो दुकान होती है, लेकिन न्यूयॉर्क की जो रियल एस्टेट के अंदर जो दुकान है और जो नाइजीरिया के अंदर कैपिटल के अंदर जो दुकान है, वो दोनों सेम नहीं है। और सेम इसलिए नहीं है कि कहने को दुकान है और सबसे प्राइम एरिया में है, सबसे बेस्ट लोकेशन पे है, लेकिन रिस्क है नाइजीरिया के अंदर रियल एस्टेट को ओन करने में इन कंपैरिजन टू रियल एस्टेट इन न्यूयॉर्क और ओनिंग अ रियल एस्टेट इन यूक्रेन टुडे इन कंपैरिजन टू ओनिंग अ रियल एस्टेट इन न्यूयॉर्क, राइट? तो हर रियल एस्टेट सेम नहीं होता है बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल्स। जब रिस्क होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है और ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो एक तरीके का शोषण कह लो कि एक बैंक दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्पाइट बीइंग इन द प्राइम एरिया वो सेम प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। इस कारण से जो लोन्स हैं उनमें दिक्कत आती है, लोन और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में, प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू को ड्राइव करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब बिटकॉइन क्या कर रहा है कि अगर बिटकॉइन बैक्ड लोन दुनिया में, बिटकॉइन चाहे नाइजीरिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, बिटकॉइन बिटकॉइन है। बिटकॉइन के ऊपर जो रेट आपको यूएस में मिल रहा है,
अगर सबसे सस्ता लोन आपको यूएस में मिल रहा है, तो वही उसी स्टैंडर्ड से वही स्टैंडर्ड से आपको जो सबसे सस्ता लोन नाइजीरिया में भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, यूके में मिलेगा। व्हाई? बिकॉज़ जो एसेट है, वो हर जगह सेम है। एसेट की जो वेरिफ़िकेशन है, जो बिकॉज़ एसेट वेरिफ़ाइबल है, एसेट ग्लोबल है, एसेट न्यूट्रल है, एसेट के अंदर कोई रिस्क नहीं है, एसेट के को कोई ओन नहीं करता, एसेट किसी कंट्री में नहीं है, एसेट जो है वो इंटरनेट के ऊपर है। तो ये जो न्यूट्रैलिटी ऑफ एसेट है, उसकी वैल्यू को हर जगह सेम रखेगी, उसका रिस्क, उसका वैल्यूएशन हर जगह सेम होगा। तो जो लोन आपको यूके में या जिस रेट पे मिलता था या सस्ता मिलता था, तो वही हर जगह ग्लोबली आपको बिटकॉइन जो है बेस्ट लोन आपको या बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। यही कारण है कि दुनिया भर में जो रियल एस्टेट बैक्ड लोन्स की जगह जो है वो बिटकॉइन बैक्ड लोन्स लेने में भी आसान है। उसकी कैलकुलेशन, वेरिफिकेशन और रियल एस्टेट को बैंक डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है, वैल्यूएशन में टाइम लगता है। बिटकॉइन के ऊपर इंस्टेंटली आपको लोन भी मिल जाता है। तो बिटकॉइन बैक्ड लोन्स आर गोइंग टू चेंज बैंकिंग अ लॉट। मैंने ये टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आर्टिकल है और इसमें प्रेडिक्शन है कि बैंक्स आर गोइंग टू गेट इनटू बिटकॉइन बैंक लोन्स। नंबर 2 प्रेडिक्शन ये है कि जो बॉर्डर्स है उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं, बिटकॉइन रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स, बिटकॉइन रिलेटेड कंपनीज़ को अपने यहाँ इनवाइट करेंगे। अबू धाबी इज़ अ क्लासिक एग्ज़ाम्पल, बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज़ को इनवाइट कर रहा है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर एक कॉम्पिटिशन होगा। बिटकॉइन जिनके पास है, जिन इंडिविजुअल्स के पास है, उनके लिए वीज़ा आसान किया जाएगा। उनके लिए नोमैड वीज़ा से लेके रेज़िडेंसीज़ वीज़ा इश्यू होंगे और यूएस के अंदर अगर बिटकॉइन रिज़र्व एसेट बन जाता है, तो फिर बाकी कंट्रीज़ में भी होड़ बच जाएगी और कैपिटल फ्लो फ्रीली फ्लो करेगा बॉर्डर्स के बीच में। सो ये दूसरी प्रेडिक्शन है। तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि बैंक्स जो है अपने आप को ऑब्सोलीट करने करने से पहले, क्योंकि बैंक्स के अंदर लोग सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख रहे, क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी और बिटकॉइन ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो वहाँ पे अच्छा रिटर्न है। तो इसलिए बैंक्स को कॉम्पिटिटिव रहने के लिए और माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी जो कि आज की डेट में एक ट्रेजरी कंपनीज़ बन गई हैं, कॉर्पोरेट ट्रेजरी कंपनीज़ बन गई हैं। वो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन अब वो बिटकॉइन कंपनीज़ हो गई हैं। ऐसी ऐसी जो बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज़ हैं। तो बैंक्स को अपने आप को बचाने के लिए बिटकॉइन बैक्ड लोन्स या ऐसी इनोवेशन करने पड़ेंगे, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। चौथा ये कि बैंक्स जो क्या करेंगे कि कोई ना कोई सबसे बड़ा जो यूएस का टॉप 20 बैंक्स है, उसमें से एक बैंक क्रिप्टो कंपनी को या क्रिप्टो एक्सचेंज को बाय कर लेगा और वो खुद तो इनोवेट कर नहीं पाए, लेकिन वो अब धीरे-धीरे क्रिप्टो कंपनीज़ को बाय करना शुरू करेंगे। ये अमेरिका से इसकी शुरुआत होगी और 5वीं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई बहुत बड़ा आईपीओ आएगा अ, अमेरिका के अंदर जो 10 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का लॉन्च होगा और वो एक कोई हो सकता है कोई क्रिप्टो बैंक हो, बिटकॉइन बैंक हो, जो इसकी शुरुआत करेगा। तो दुनिया भर में खबर जाएगी कि एक आईपीओ जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, राइट? आप ये देख सकते हो जेट किंग पिछले महीने से 123% जेट किंग इंडिया की पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, पहली जिसने बिटकॉइन को बाय किया। 1 महीने के अंदर 123% इसका स्टॉक ऊपर हो चुका है, कई बारी अपर सर्किट भी लग चुका है। तो आप देख सकते हो बिटकॉइन का असर किस तरीके से हो रहा है जेट किंग पे। उसके अलावा यहाँ पे ये मैं क कवर कर चुका हूँ ये खबर। उसके बाद हम एल सल्वाडोर पे जाएँ। एल सल्वाडोर ने 1.4 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो आईएमएफ से लिए एज़ अ लोन। लेकिन आईएमएफ ने देखो कंडीशन रखी है कि आप प्राइवेट सेक्टर को फोर्स नहीं करोगे और पब्लिक सेक्टर को बोलोगे इन्वॉल्व ना हो बिटकॉइन में। फिलहाल उसने ये डील मान ली है। तो लोग इसको तरह-तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है नायब बुकेले बहुत स्मार्ट है। वो इस 1.4 बिलियन यूएस डॉलर को बिटकॉइन माइनिंग में या किसी न किसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर ही रीइन्वेस्ट करेगा। और आईएमएफ को छोटा-मोटा वादा करना था वो कर दिया उसने, बट अल्टीमेटली पैसा उसी में जाएगा। जेपी मॉर्गन कह रहा है अपनी एक नई रिपोर्ट में, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी अनलॉक्ड न्यू एरा फॉर यूएस क्रिप्टो। तो जेपी मॉर्गन जो कि जनरली क्रिप्टो के अगेंस्ट रहता है, वो ये बात कर रहा है। सो जेपी मॉर्गन इज़ आल्सो बुलिश। वज़ीरेक्स जो है वो डीलिस्ट हो गया है बाइनेंस से। अगेन पहले वज़ीरेक्स टोकन जो था वहाँ पे पंप हो रहा था, अब अचानक डब्ल्यूआरएक्स जो है वहाँ पे डीलिस्ट हो गया है।
अगेन अ वरिंग साइन, बिकॉज़ जब वो पंप हो रहा था तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि शायद वज़ीरेक्स का टोकन बहुत ज़्यादा पंप करेगा, जब वज़ीरेक्स का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। बट बायनेंस ने इसको डीलिस्ट कर दिया और अब ये पूरी तरीके से टोकन जो है वो डंप हो चुका है। डॉइचे बैंक जो है, क्योंकि देखो मैंने अभी पीछे बोला ना कि बैंक्स जो हैं वो वापस से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब डॉइचे बैंक जो है वो लेयर 2 ब्लॉकचेन लॉन्च करने की फिराक में व्हिच इज़ अगेन इथेरियम के ऊपर वो लेयर 2 बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इस टाइम लिक्विडिटी का आलम ये है कि जो पीक पे थी ना क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद जो लिक्विडिटी थी, अभी सिर्फ एक पहला रेट कट हुआ है और रेट कट के बाद आप देख सकते हो अभी इनफैक्ट दूसरा रेट कट हो गया है। पहले रेट कट पे हम उतनी ही लिक्विडिटी है जितनी कोविड के बाद थी मार्केट में, तो पीक लिक्विडिटी। तो वैसे ही हम पीक क्वांटिटेटिव ईजिंग पे हैं, तो व्हिच इज़ ऑब्वियसली इसके बाद अभी कितने रेट कट्स होने, तो जब रेट कट्स होंगे तो ऑब्वियसली फॉर बिटकॉइन इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंग। आप पैनिक कर रहे हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मारा जो कि एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है, 166 मिलियन यूएस डॉलर के उसने बिटकॉइन खरीदे। जब आप बिटकॉइन बेच रहे थे तो वो बिटकॉइन इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे थे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो ब्लैक रॉक है उसने 356 मिलियन यूएस डॉलर के जो है बिटकॉइन ईटीएफ बाय किया। एंड सो व्हेन यू आर पैनिकिंग दे आर बाइंग, राइट। और यहाँ पे जो बिटवाइज़ का कहना है कि अगर बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट साइन होगा जिस दिन, तो दैट कैन पुश बिटकॉइन टू 500 के, मतलब 5 लाख यूएस डॉलर का बिटकॉइन हो जाएगा। ये बिटवाइज़ के सीईओ का कहना है, मैट होगन का। राइट, तो ये थे कुछ चीज़ें, ये थी कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक बारी लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है जो ऑडियंस है, जो चैनल को देखते हैं रेगुलरली, आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।